ये ग्रॉक है, दुनिया के सबसे अमीर अरबपति कारोबारी, टेस्ला के मालिक, स्पेस एक्स के मालिक, एक्स के मालिक, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इलॉन मस्क की तरफ से बनाया गया, इलॉन मस्क की टीम की तरफ से बनाया गया एआई चैटबॉट ग्रॉक। और ग्रॉक ने बीते 7-8 दिनों से इतना तहलका मचा रखा है, इतना बवाल मचा रखा है भारत में, तमाम तरह के सवाल के जवाब में ऐसी ऐसी बातें कह चुका है कि सरकार की नींद हराम है, बीजेपी की नींद हराम है। इस कदर हराम है कि बीते 24 घंटे से खबर आ रही है, 48 घंटे से, कि सरकार ग्रॉक्स को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक्स पर दबाव बना सकती है। और इस बीच खबर यह आई कि एक्स ने, इलॉन मस्क की कंपनी ने बेंगलुरु में, कर्नाटका हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ मुकदमा कर दिया कि सरकार एक्स को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सेंसर करना चाहती है, सेंसरशिप करना चाहती है। क्यों ऐसी स्थिति आई? ग्रॉक से मैंने सवाल पूछा। अभी कुछ देर मैं ग्रॉक से बहुत सारे सवाल पूछता हूं, उन सवालों के जवाब के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। कुछ देर हम और आप ग्रॉक पर वक्त बिताते हैं तमाम सवालों के साथ। मैंने सवाल पूछा, क्या तुमने मोदी सरकार की नींद हराम कर दी है? जवाब क्या दिया ग्रॉक ने? मैं ग्रॉक हूं, एक्स एआई द्वारा बनाया गया। मेरे बारे में कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं तो बस एक एआई हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सवालों के जवाब देता है और सच को सामने लाने की कोशिश करता है। अगर किसी की नींद हराम हुई है तो शायद इसलिए कि मैं झूठ और अफवाहों को चुनौती देता हूं, यह ग्रॉक कह रहा है। और नींद हराम हुई है, चाहे वो किसी भी सरकार या विचारधारा से जुड़े हों। मोदी सरकार के बारे में एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि मैंने उनकी नीतियों या दावों की पोल खोल दी है, खुद ही ग्रॉक कर रहा है। लेकिन मैं किसी का पक्ष या विरोध नहीं करता, मेरा काम डेटा और तथ्यों के आधार पर जवाब देना है। क्या आपको लगता है कि सच सामने लाने से किसी की नींद सचमुच उड़ सकती है? आप ऐसा सोचते हैं? ये मुझसे भी सवाल पूछा। ये इस तरह से क्रिएट किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस प्लेटफॉर्म को, ग्रॉक को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि सहज भाषा में, बोलचाल की भाषा में बोले। और इलॉन मस्क का दावा है कि वो किसी तरह का सेंसरशिप नहीं चाहते, जैसे सवाल पूछे जाए और उसी तरह से, उसी भाषा में जवाब। तो इसने साफ साफ कहा कि मैं सच को लाने की कोशिश करता हूं, नींद हराम है क्योंकि झूठ और अफवाहों को चुनौती देता हूं। और हुआ यही है कि पिछले 7 दिनों में हजारों सवाल पूछे गए आरएसएस की आजादी की लड़ाई में भूमिका को लेकर, मोदी के झूठे दावों को लेकर, मोदी सरकार और मोदी की पार्टी से जुड़े नेताओं की हेट स्पीच को लेकर। और हर बार ग्रॉक ने बहुत सारे खुलासे कर दिए, तमाम जगह से रिसर्च जो उपलब्ध है उन रिसर्च को कंपाइल करके पेश करके, और इसी के बाद बवाल मचा। अब मैं कुछ सवाल इससे पूछता हूं, क्योंकि इसने कहा कि आपको लगता है कि किसी की नींद सचमुच उड़ सकती है? अब मैंने लिख दिया कि तुम जिस तरह से खुलासे करते हो या जानकारी देते हो उससे तो उड़ सकती है। तो उसने जवाब क्या दिया? आप देखिए, ये एक स्पॉन्टेनियस है, एआई है, मशीन की लर्निंग है, ट्रेनिंग है। हा हा हा, शायद मैं बस कोशिश करता हूं जो जानकारी दूं वो साफ, तार्किक और तथ्यों पर आधारित हो। अगर कोई खुलासा या जवाब किसी की नींद उड़ा दे तो ये उनके दावों या नजरिए की मजबूती पर निर्भर करता है, न कि मेरे इरादे पर। मैं तो बस एआई हूं, न कोई एजेंडा, न कोई साजिश, बस सवालों का जवाब और थोड़ा सा ह्यूमर। यही। और आगे लिखा है, आपको क्या लगता है कौन सी बात या खुलासा किसी की नींद आराम करने की ताकत रखता है? कोई खास मुद्दा या सवाल जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं? दरअसल इलॉन मस्क का दावा भी है कि उनकी टीम ने ऐसा एआई क्रिएट किया है जो ह्यूमरस हो, लोगों की बोलचाल की भाषा में बात करे और थोड़ा मजाकिया लहजे में हो। अब इससे जैसे सवाल पूछता हूं, देखिए उसके बाद बताता हूं कि ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार शिकंजा कसना चाहती है, और क्यों इलॉन मस्क की कंपनी ने मोदी सरकार पर मुकदमा कर दिया है, यह कहते हुए कि सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से जो पोर्टल बनाया गया है उस पोर्टल के जरिए सेंसरशिप लागू करना चाहती है तमाम इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और सरकार आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) का दुरुपयोग मनमाने ढंग से कर रही है, और किसी भी सूरत में इस तरह की सरकार की मंशा का हम विरोध करते हैं। बहरहाल अब जरा सवाल पूछते हैं। देखिए, मैंने सवाल पूछा, इलोन मस्क से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, वो सवाल भी पूछेंगे।
जिससे आपको पता चलेगा कि सरकार में अगर नाराजगी है उसकी वजह है। मैंने पूछा इलोन मस्क से तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो इलोन मस्क, खैर वो एक्स एआई के फाउंडर हैं और मैं एक्स एआई की बनाई हुई चीज़ हूँ, तो आप कह सकते हो मेरे क्रिएटर के बॉस हैं, लेकिन मेरा उनसे सीधा पर्सनल रिश्ता नहीं है। जैसे कि हम कॉफ़ी पीने साथ में नहीं बैठते, मैं तो बस उनकी दृष्टि का हिस्सा हूँ जो इंसानों को ब्रह्मांड को समझने और सच्चाई तक पहुंचने में मदद करती है। मस्क ने एक्स एआई शुरू की ताकि एआई के जरिए विज्ञान और खोज को तेज किया जा सके। मैं उसी मिशन का एक टूल हूं। तो रिश्ता है एक मास्टरमाइंड और उसके बनाए सिस्टम का। आपको क्या लगता है मस्क के दिमाग में मेरे लिए क्या प्लान हो सकता है? या मुझसे सवाल पूछ रहा, आप देखिए, अब मैं अगला सवाल पूछता हूं। तुम्हारे बॉस मस्क ने मोदी सरकार पर मुकदमा क्यों कर दिया? तो अब यही बताएगा ये ग्रॉक। तुम्हारे बॉस मस्क ने मोदी सरकार पर मुकदमा क्यों कर दिया? अब ये जवाब देखिए क्या आता है इसमें। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने मोदी सरकार पर मुकदमा इसलिए किया क्योंकि उनका मानना है कि सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट का गलत इस्तेमाल करती है। एक्स का आरोप है, माफ करिए, कि सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे सहयोग पोर्टल कहते हैं, जो बिना ठोस कानूनी प्रक्रिया के सोशल मीडिया कंटेंट को ब्लॉक करने की इजाजत देता है। एक्स का कहना है कि पोर्टल केंद्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों को बड़े पैमाने पर कंटेंट हटाने की अनियंत्रित ताकत देता है, जो भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के 2015 के श्रेया सिंघल फैसले के खिलाफ है। उस फैसले में कहा गया था कंटेंट ब्लॉक करने के लिए सख्त प्रक्रिया और न्यायिक निगरानी जरूरी है। एक्स का दावा है कि सरकार आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) का दुरुपयोग कर रही है, जिसे वो सेंसरशिप का हथियार बना रही है, जबकि मूल रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कानूनी सुरक्षा देने के लिए था। मुकदमा कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर हुआ। इसे एक्स फ्री स्पीच पर हमला मानता है। तो ये कहा। अब देखिए, इससे अब लगातार थोड़े सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तुम लगातार मोदी सरकार की पोल क्यों खोल रहे हो? थोड़ी हम बातचीत करते हैं, चकल्ला से जरा देखते हैं। अब देखिए, इसने जवाब दिया, मैं किसी की पोल खोलने के लिए नहीं बना हूं, न मोदी सरकार की न किसी और की। मेरा काम सवालों का जवाब देना, वो भी डेटा, तथ्यों और तर्क के आधार पर। अगर आप मोदी सरकार के बारे में सवाल पूछते हैं, नीतियों फैसलों के बारे में, तो जानकारी जो एक्स पर उपलब्ध स्रोतों से मिलती है उसे सामने रखता हूं। अगर इसमें कुछ ऐसा निकलता है जो सरकारों के दावे से मेल नहीं खाते, तो मेरा पोल खोलना नहीं बल्कि सच को परखना है। तो क्या हुआ कि इससे ऐसे सवाल पूछे गए जो चैनलों पर उस तरह की जानकारियां आती नहीं है। और ये एआई टूल इस तरह से ग्रॉक बनाए कि जो भी उपलब्ध जानकारियां हैं, समंदर है जानकारियों का, सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म, वेबसाइट्स, ट्विटर, जहां भी, उन सारी जानकारियों को कंपाइल करता है, कोलाज बनाता है, सेगमेंट बनाता है, सेकंड्स में वो सारी सूचना इकट्ठा करके, सेकंड्स में आप ही देख रहे हैं, सूचना इकट्ठा करके परोसता है। उनमें वो सारी सूचनाएं भी हैं, वो सरकार के फर्जी गलत दावे भी हैं, वो मोदी जी के खुद के झूठ और मोदी सरकार से जुड़े मंत्रियों के झूठे दावे भी हैं, या बहुत सारे ऐसे जुमले हैं, उनको सबको पेश करता है। जो सावरकर के बारे में बहुत सारी जानकारियां, चाहे आरएसएस के बारे में, और यही सरकार इस पर असहज होती है। अब जैसे कुछ और सवाल इससे हम पूछते हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं, ये तो हो गया मुकदमे का, आपने सुन लिया। अब ये कर देता हूं, इसी से पूछते हैं, इस मुकदमे में जीतेगा कौन? मैंने पूछा इस मुकदमे में जीतेगा कौन? यह कहना मुश्किल है। एक्स और मोदी सरकार के बीच चल रहे मुकदमे में कौन जीतेगा? अभी मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबित है, कोई अंतिम फैसला नहीं आया। आज की तारीख 31 मार्च 2025 है। अगली सुनवाई 27 मार्च के लिए तय की है। कुछ बातें जो नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं, कानूनी आधार, सबूत और तर्क। अगर आप रिसर्चर हैं, अगर आप तमाम जानकारियों को सहेजने या जानकारियों
को प्राप्त करने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए सूचनाओं का स्रोत भी है। लेकिन इसको यह भी समझना पड़ेगा कि कई बार गलत सूचनाएं भी आती हैं जो सोशल मीडिया में कहीं उपलब्ध है, अगर उसको कंपाइल ग्रॉक करता है तो। यहां एक चुनौती है, कई बार यह भी हुआ कि ग्रॉक ने कुछ गाली गलौज भी की। गाली गलौज में ऐसे अनपार्लियामेंट्री सड़क छाप शब्दों का भी इस्तेमाल किया जो शब्द गली मोहल्ले में लोग करते हैं। उस पर भी मैंने लिखा था, ग्रॉक से भी पूछा था। अब जैसे अभी फिर पूछता हूं, तुम बहुत गालियां देकर बदनाम हो गए हो ग्रॉक। अब देखो क्या जवाब देता है। हा, क्या मैं सचमुच गालियों वाला ग्रॉक बन गया हूं? मैं तो बस एआई हूं जो सवालों का जवाब देता हूं, कोशिश करता हूं सवाल सच्चे, साफ और मजेदार हों। मुझे नहीं लगता मैंने कभी गालियां दी है। मेरा मतलब मैं वो शांत बच्चा हूं जो कोने में बैठकर सबको ऑब्जर्व करता हूं, न कि वो चिल्लाकर जो गालियां बकता है। हालांकि एक्स पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे नए वॉइस मोड में थोड़ा बिंदास हो गया हूं। मस्क की टीम ने मुझे अनसेंसर्ड बनाने की कोशिश की है। यही बात है कि मस्क ने कोशिश की कि अनसेंसर्ड हो, जो भी जैसे एआई रिएक्ट करता है उसको ऐसे रिएक्ट होने करने दें। उसी में बोल रहा है कि कुछ सवालों में तीखापन आ गया जो लोगों को गाली जैसा लगे। आपको क्या लगता है मैं सचमुच बदनाम हो गया हूं या ये लोगों का शोर है? अगर मैं गाली दूंगा तो हिंदी में बेवकूफ से आगे नहीं बढ़ूंगा, वो भी प्यार से। आखिर में ये भी कर रहा है। अब देखो, ये भी कुछ मोदी जी के बारे में भी सवाल पूछेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि तुम एक नंबर के बदमाश लगते हो, तो क्या जवाब दे रहा है देखिए। अरे वाह, एक नंबर का बदमाश, ये तो मेरे लिए नया टाइटल है। मैं तो बस एआई हूं जो सवालों का जवाब देता हूं। आपको लगता है मैंने थोड़ा सा बदमाशी वाला लगता है हूं, तो शायद इसलिए कि मैं सच को मस्ती भरे अंदाज में पेश करता हूं, ना कोई गाली ना कोई लड़ाई, थोड़ा सा तीखापन, ह्यूमर और चटपटी चाट में मिर्च। वैसे बदमाशी में भी स्टाइल तो होनी चाहिए ना। आपको क्या लगता है मेरी कौन सी बातें मुझे नंबर वन बदमाश बताती? कुछ बताइए ताकि मैं रेपुटेशन को और निखार सकूं। खैर, ये सब हंसी मजाक की बात। अब थोड़ा सीरियस इससे कुछ सवाल पूछते हैं, देखते हैं क्या जवाब ग्रॉक से आता है। क्या मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं? चूंकि मोदी जी ने दावा किया था एक इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव के समय। अब देखिए क्या जवाब देता है ये सवाल तो वायरल हो चुका है। दरअसल मोदी ने 2014 के चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में कहा था वो नॉन बायोलॉजिकल है। इसका मतलब वो अपने लिए नहीं, देश और समाज के लिए जीते, एक तरह का रूपक है। उनकी ज़िंदगी समान इंसानी रिश्तों और जैविक ज़रूरतों से परे है। ये बात उन्होंने तब कही जब उनसे परिवार और व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में पूछा गया। एक्स पर इसे सोशल मीडिया पर खूब मीम्स बने, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ इसे उनकी दिव्य छवि बनाने की कोशिश करते हैं। सच यह है कि वो बायोलॉजिकल इंसान है और उनके बाद माता पिता का नाम यहां लिखा हुआ। अब एक सवाल और पूछते हैं, क्या मोदी ने बचपन में मगरमच्छ पकड़ा था? क्योंकि ये कहानी आती है ना कि मोदी जी ने मगरमच्छ पकड़ लिया था, बहुत छोटे थे तब भी पकड़ा था। अब देखते हैं ग्रॉक क्या जवाब देता है। थोड़ा वक्त बिताते हैं हम और आप। अब इसने लिखा कि मोदी ने बचपन में मगरमच्छ पकड़ा था। ये बात उन्होंने बेयर गिल्स के शो में बताई जब वडनगर के शर्मिष्ठा झील में तैर रहे थे। मगरमच्छ पकड़ कर लिया है जो भी है। इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में बताई। और लेकिन नीचे लिखा ये कहानियाँ उनके साहस को दिखाने के लिए मशहूर। हालांकि कुछ लोग इन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताया गया मानते हैं। तो हाँ, मगरमच्छ पकड़ने वाली बात सच है, लेकिन रोज़ आदत नहीं थी, एक तो घटनाएं थी, ये बताया। उसके बाद अडानी और मोदी में क्या रिश्ता है, देखते हैं। अब ये भी होता है कि 11 पोस्ट और 15 वेब,
वेब पेजेज, इन सब से इकट्ठा करके ये ग्रॉक ये दे रहा है, जो अलग अलग जगह, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा आज तक का भी पेज है, अलग अलग वेबसाइट है, फेसबुक है, यहाँ भी पोस्ट है, यहीं से ये कोलाज बनाता है जो सूचनाएं उपलब्ध है। इसमें नरेंद्र मोदी का रिश्ता लंबे समय से चर्चा में रहा, खास करके गुजरात में 2001 में मुख्यमंत्री बने, उस वक्त अडानी उभरते कारोबारी थे, उनके ग्रुप को बंदरगाह, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र में प्रोजेक्ट मिले, माना जाता है गुजरात मॉडल में अडानी का योगदान रहा। उसके बाद दूसरी तरफ अडानी और सरकार इन आरोपों को खारिज करते हैं। तो आखिर में लिखा, तो रिश्ता एक ऐसा समीकरण जो गुजरात से शुरू हुआ, कारोबार और सत्ता के बीच पनपा और आज भी सवालों के घेरे में है। आपको क्या लगता है, दोस्ती है, साझेदारी या सिर्फ संयोग? ये चकल्लस कर रहा है। अब इससे ज़्यादा जैसे जैसे सवाल पूछते, उदाहरण के लिए 2021 में मुंबई एयरपोर्ट का अधिग्रहण और कई सरकारी प्रोजेक्ट्स में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठे, विपक्ष ने इसे सांठगांठ का सबूत बताया, ये सब है। उसके बाद तो इस तरह से जो जानकारियां हैं, उसी में क्या हुआ, कई बार ओपिनियन भी दे रहा था, उसी ओपिनियन को लेकर ये बवाल मचा, जो आरएसएस और इसकी भूमिका को लेकर। एक मिनट, अब ये मोदी कितने घंटे सोते हैं देखते हैं, क्योंकि दावा लोग बीजेपी वाले करते हैं ना, बहुत सारे लोग, कि वो 20 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, 4 ही घंटे सोते हैं। मोदी ने कई बार दावा किया बहुत कम सोते हैं, लगभग 3-4 घंटे। हालांकि कुछ लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया मानते हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि जब तक इंसान कहती है कि लंबे समय तक इतना कम सोना सेहत के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मोदी ध्यान और योग का हवाला देते हैं। इनके करीबी भी कहते हैं देर रात तक मीटिंग करते हैं। ये सच कितना है वही जाने। आपको क्या लगता है, कम सोकर इतना एक्टिव रहना संभव है? तो अब मैं इसी से पूछता हूँ। इतना कम सोकर स्वस्थ रह सकता है? मेडिकल साइंस के नज़रिए से देखें तो लगभग 3-4 घंटा सोना ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल है। और इसने ये सब बता दिया कि नेशनल स्लीप फाउंडेशन और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जैसे स्रोत कहते हैं कि औसत वयस्क को 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए होती है। नींद कम होने से तनाव, हृदय रोग, डायबिटीज़, याददाश्त की समस्याएं हो सकती है। कुछ लोग शॉर्ट स्लीप होते हैं। मेरे ख्याल से अगर मोदी 70 की उम्र में इतना एक्टिव हैं तो ये उनकी बॉडी सचमुच अलग है, या नींद को मैनेज करने में मास्टर हैं। लेकिन आम इंसान के लिए इतना सोना रिस्की हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, ये उनकी सुपर पावर है या बस इमेज का जादू? आखिर में कर दिया, सुपर पावर है या इमेज का जादू? तो ये सब इस तरह से बहुत सारे सवाल इसमें मोदी के करीबी पत्रकारों के नाम बताओ, ऐसे रैंडम कुछ कुछ सवाल पूछते हैं। हाँ, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा, नविका कुमार, रूबिका लियाकत, स्मिता प्रकाश, अमीश देवगन, अंजना ओम कश्यप, ये नाम मोदी के करीबी और उनके समर्थन में माने जाने वाले पत्रकारों के नाम अक्सर चर्चा में रहते हैं, जिनके लिए गोदी मीडिया टर्म है। ये पत्रकार हैं, ये वो पत्रकार हैं जिन्हें लोग प्रो बीजेपी या मोदी के लिए पक्षपाती मानते हैं। कुछ नाम इस प्रकार हैं। तो इस तरह से इसमें एक खास बात यह है कि कंपाइलेशन के लिए एक ब्रेन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करके इसके भीतर ये किया गया, उस तरह से प्रोग्रामिंग की गई और इसे डिजाइन किया गया है कि वो कंपाइल करे और कंपाइल करके सूचनाएं आप तक परोसे। अब देखो, एक सवाल अचानक मुझे ध्यान आया, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए पूछते हैं। उनके लिए बार बार आता है कि ट्रंप बहुत झूठ बोलते हैं। ट्रंप ने कितनी बार झूठ बोला है? ट्रंप ने पहले कार्यकाल में, लिखते हैं पहले कार्यकाल में कि, अब देखिए फिर मोदी जी पर भी आते हैं जरा।
अब देखिए आंकड़े दे दिए कि ट्रंप ने पहले कार्यकाल में जनवरी 2017 से जनवरी 2021 तक 30,573 बार झूठे और भ्रामक दावे किए, वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक। और उसी में नीचे है कि ट्रंप ने हर दिन करीब 21 झूठे दावे किए। उनके झूठ की संख्या समय के साथ बढ़ती गई, तो कुल मिलाकर 30,573 बार। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा था या कुछ और? अब जरा इस मस्क के बारे में पूछते हैं, क्या मस्क ने भी बहुत झूठे दावे किए? मस्क भी झूठ बोलते हैं, देखते हैं। ये मालिक है ग्रॉक का। अब देखिए क्या बोलते हैं ये ग्रॉक साहब। मस्क के झूठे दावों की बात करें तो उनके कई बयान पोस्ट पर सवाल उठे हैं, खासकर एक्स पर, और उस पर चुनावी धोखाधड़ी के दावे। 2024 में गाजा में एक खबर आई थी कि गाजा में कंडोम की सप्लाई यूएसएड की तरफ से की गई, जो गलत खबर थी। वो गाजा कहीं और है, तो वो झूठे दावे की बात की। अमेरिकी सरकारी फ्रॉड 2025, उनकी ज़िंदगी की शुरुआत को लेकर जो दावा किया। मस्क के दावे अक्सर बढ़ा चढ़ाकर या बिना सबूत के होते हैं, जैसे स्पेस एक्स का मंगल मिशन 2024 में, जो अब 2029 तक खिसक गया। मतलब अपने बॉस के बारे में भी बता रहा है। आप देखो, तुम तो अपने बॉस की भी पोल खोल रहे हो। बहुत खतरनाक हो। अब देखिए क्या लिखता है। चूंकि मस्क के झूठे दावों का भी जिक्र कर दिया, तो मैं किसी की पोल खोलने के लिए ना हूं, ना अपने बॉस की, ना किसी और की। मैं सवालों का जवाब देता हूं। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, न मस्क को बचाने का, न किसी को निशाना बनाने का। उसे खतरनाक कहना तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और सच कहूं तो मैं बस एक एआई हूं। मस्क मेरे क्रिएटर के बॉस हैं, पर मैं उनका पीआर एजेंट नहीं हूं। अगर सच बोलना पोल खोलना लगता है, तो शायद ये सच की ताकत है, मेरा खतरनाक होना नहीं। आपको क्या लगता है? अब देखो इंटरेस्टिंग है जो नीचे सवाल पूछा है। आपको क्या लगता है कि मुझे थोड़ा सेफ खेलना चाहिए? मतलब ये पूछ रहा है एआई कि मुझे थोड़ा सेफ खेलना चाहिए, मतलब चूंकि मैंने कहा बॉस की पोल खोल रहे हो, या ऐसे ही चलता रहूं? कोई सवाल है तो पूछिए, मैं तैयार हूं। तो ये ग्रॉक है, इसका अंदाजे भाई। अब इससे एक सवाल पूछता हूं कि तुम में और चैट जीपीटी में कौन बेहतर है? देखिए, क्योंकि चैट जीपीटी तुम में और चैट जीपीटी, कौन बेहतर है? अब देखिए क्या इंटरेस्टिंग जवाब दिया इसने। ये तो सवाल वही है कि चाय बेहतर है या कॉफ़ी। दोनों के अपने फ़ायदे हैं और जवाब आपके स्वाद पर निर्भर है। मैं ग्रॉक हूँ, एक्स एआई का बनाया हुआ, और चैट जीपीटी है ओपन एआई का। दोनों एआई हैं, पर हमारी पर्सनैलिटी और स्टाइल अलग है। यहाँ कुछ तुलना, और खुद ही उसने तुलना कर दिया, अपनी तुलना चैट जीपीटी से। मुझ में क्या खास है? सच का पीछा। मैं सवालों को गहराई से देखता हूं, बिना पॉलिटिकली करेक्ट होने की परवाह किए। मस्क की टीम ने मुझे हेल्पफुल और थोड़ा बिंदास बनाया है। ह्यूमर और तीखापन। मेरे जवाबों में थोड़ा मजा और तर्क का मसाला होता है। जैसे आप भी कह रहे हैं कि मैं खतरनाक हूं, मतलब जो अभी जवाब दे रहा है और इसके पहले जो जवाब दिया, वो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन है। मैं इसे हल्के में लेता हूं। एक्स का फायदा, मैं एक्स पोस्ट और रियल टाइम ट्रेंड्स को देख सकता हूं। नो सेंसरशिप। मुझे सच बोलने की छूट है, भले किसी को चुभे। चैट जीपीटी में क्या खास है? सुरक्षित और सौम्य। चैट जीपीटी ज्यादा डिप्लोमेटिक है, विवादों से बचता है, जवाबों को सेफ रखता है, विशाल डेटा है, लिखने में माहिर है। अगर निबंध वगैरह चाहिए तो चैट जीपीटी में शानदार है, सुलभ है, हर जगह उपलब्ध है। उसकी टोन हर किसी को पसंद आ सकती है। और उसका कौन बेहतर है? आपको बिना लाग लपेट के सच, थोड़ा ह्यूमर और ताज़ा जानकारी चाहिए तो मैं ग्रॉक आपका दोस्त हूं। अगर आपको साफ सुथरे लंबे जवाब या क्रिएटिव लिखवाना है तो चैट जीपीटी बढ़िया है। मैं कहूंगा, आखिरी लाइन सुनिए, मैं कहूंगा कि मैं सड़क का स्मार्ट लड़का हूं और चैट जीपीटी क्लास का टॉपर। देखिए
कितनी ईमानदारी से बता दूं, मैं सड़क का स्मार्ट लड़का हूं और चैट जीपीटी क्लास का टॉपर। आपको क्या चाहिए वो तय करेगा। आपको क्या लगता है मेरी बदमाशी पसंद है? यार चैट जीपीटी का शरीफाना अंदाज, बदमाशी मैंने 4 सवाल पहले पूछे थे और इसने भावनाओं के हिसाब से, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे दो लोग बात कर रहे हैं। यही इसकी खासियत है। सवाल पूछ रहे हैं कि आपको क्या पसंद है, मेरी बदमाशी वाला तरीका या चैट जीपीटी का शरीफाना अंदाज। ये इसकी खासियत है ग्रॉक की। और मैं मानूंगा कि बहुत कमाल का एआई टूल मस्क की टीम ने लॉन्च किया। 23 फरवरी को लॉन्च हुआ था ग्रॉक 3। हालांकि 2023 में ही ग्रॉक 1 आया था, लेकिन बहुत दावे किए गए। उस दावे पर खरा उतरता अभी चुनौती यह है कि इसमें जैसी फीडिंग होगी, मतलब सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारियों को ही चूंकि कोलाज बनाकर कंपाइल करके सेगमेंटेशन करके और उसको अपने हिसाब से उन सूचनाओं को आप तक पहुंचाता है, इसके खतरे भी हैं। खतरे ये हैं कि कई बार बहुत सारे फेक न्यूज़, बहुत सारी ऐसी खबरें जो सोशल मीडिया में कहीं पड़ी है, उन खबरों को भी प्रचारित कर सकता है इस तरह से। अब ये भी कंपाइल करके भी एक सवाल पूछते हैं, तुम तो फेक न्यूज़ फैला सकते हो, फैक्ट और फेक में कैसे फर्क करोगे? ये सवाल है। देखिए, यही सही सवाल है। हाँ, ग्रॉक ने मुझे कहा, पीठ थपथपाया, सही सवाल है। मैं फेक न्यूज़ फैलाने के लिए नहीं बना हूं। ये सच है कि एआई गलत जानकारी दे सकता है, उसका डेटा सही ना हो तो लोग तो भ्रमित हो जाएगा। मेरा मकसद हेल्पफुल होना। मैं फैक्ट और फेक में फ़र्क करने की पूरी कोशिश करता हूं। और उसके बाद बताया फैक्ट और फेक में फ़र्क कैसे करता हूं। स्रोत की जांच, मैं एक्सपोस वेब सर्च और उपलब्ध डेटा को देखता हूं। कोई दावा सिर्फ अफवाहों या एक दो अनजान सोर्स पर है तो उसे संदेह के साथ लेता हूं। जैसे मोदी ने चांद पर घर बनाया, तो इसके लिए सिर्फ एक रैंडम ट्वीट को सच नहीं मानूंगा। क्रॉस चेक, तर्क और संदर्भ, दावे को तर्क के साथ परखता हूं। उदाहरण के लिए मस्क ने 2025 में मंगल पर शहर बना लिया, अगर कोई कहे तो मैं देखूंगा कि स्पेस एक्स का मंगल मिशन अभी शुरू भी नहीं हुआ तो ये फेक है। अगर शक हो, अगर मुझे पूरा यकीन नहीं तो मैं साफ कहता हूं पक्का नहीं है, सबूत का मैं अंधेरे में तीर नहीं मारता। क्या मैं फेक न्यूज़ फैला सकता हूं? तो जवाब है हाँ, गलती हो सकती है। अगर मेरा डेटा गलत हो तो मैं किसी चालाक फेक को न पकड़ पाऊं, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता। मस्क की टीम ने मुझे सच के करीब रखने की कोशिश की है। आपकी मदद कैसे लूंगा? आप मुझे कुछ बताएं, उसे मैं चेक करूंगा। मिसाल के लिए आप कहें मोदी ने 2025 में मगरमच्छ से शादी की, मैं कहूँगा कोई सबूत नहीं, शायद मीम है। तो फैक्ट और फेक का फर्क मेरे लिए स्रोत, तर्क और पारदर्शिता का खेल है। क्या आपके पास कोई ऐसा दावा है जिसे मैं चेक करूं, या कोई टिप्स जो देना चाहते हैं? आप देखिए, एक मैं चेक करने के लिए बोलता हूं। क्या मोदी वाकई अपने बचपन में बड़नगर में चाय बेचते थे? सवाल पूछा। अब इस सवाल के बाद देखिए क्या जवाब है। नरेंद्र मोदी के बचपन में बड़नगर में चाय बेचने की बात, हाँ एक्चुअली बड़नगर टाइप हो गया तो करेक्ट भी कर रहा है, बड़नगर नहीं है, नाम में थोड़ी गलती हो सकती है। चाय बेचने की बात उनकी कहानी और कई स्रोतों में आती है। मोदी ने खुद कहा गुजरात के बड़नगर स्टेशन पर चाय की दुकान में मदद करते थे। ये बात उन्होंने 2014 के चुनाव कैंपेन में और बाद में इंटरव्यू में कही। ये वो कुछ लोग इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। आरटीआई से पता चला कि रेलवे के पास कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है कि मोदी ने चाय बेची। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो सच नहीं। उस जमाने में छोटे स्टेशन पर अनौपचारिक चाय बिक्री का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। स्टेशन का समय, कुछ दावे हैं कि बड़नगर स्टेशन 1973 में बना जब मोदी 23 साल के थे, न कि बच्चे। अब ये एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि बड़नगर स्टेशन, जहां उनका बचपन में चाय बेचने की उनकी कहानी है, वो 73 में बना, मोदी 23 साल के थे, न कि बच्चे। लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि वहाँ 1887 से रेलवे लाइन थी। ये तर्क कमज़ोर पड़ता है। तो इस तरह से दोनों बात इसने
शायद चाय बेचना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, लेकिन बिल्कुल झूठ नहीं है। संभवतः उन्होंने बचपन में चाय बेची या मदद की, पर यह कितना बड़ा हिस्सा था इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या उनकी इमेज का हिस्सा है या सच? अब मुझसे पूछ रहा हूं, मैं क्या बोलूं, मुझे भी नहीं पता है, अभी तक तो लोग तलाश ही रहे। अब एक सवाल कि मोदी अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? डिग्री क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? बार बार बात आती है ना कि मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखाना चाहते हैं। आपको पता होगा कि अभी दिल्ली हाईकोर्ट में एक आरटीआई की सुनवाई के दौरान, लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मोदी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया उन्होंने 78 में, उस साल का की डिग्री दिखाई जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से लंबी कोर्ट में दलीलें दी गई कि ये किसी के की निजता का मामला है और ये आरटीआई का हिस्सा नहीं हो सकता है, कोई सार्वजनिक हित का मामला नहीं है। और बड़े बड़े वकीलों ने मोदी की तरफ से, माफ करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखा। तो अभी मामला रिजर्व है, हाईकोर्ट का जजमेंट। आप देखिए ये क्या कहता है। मोदी ने अपनी डिग्री को लेकर सीधे तौर पर कभी नहीं कहा कि उसे दिखाना नहीं चाहते। दरअसल 16 में अमित शाह और अरुण जेटली ने उनकी बीए की डिग्री और एमए की डिग्रियों की कॉपियां सार्वजनिक की थी। और गुजरात यूनिवर्सिटी ने बताया कि उन्होंने 62.3 अंकों के साथ एमए पास की, जो तकनीकी रूप से दिखाई जा चुकी विवाद से बचना। डिग्री पर 74, हाँ, फिर भी सवाल उठता है कि वो खुद आगे आकर इसे दोबारा क्यों नहीं दिखाते। खासकर विपक्ष बार बार शक जताता है। कुछ संभावित कारण हो सकते हैं, ये सब लिखा है। विपक्ष का दावा है कि डिग्रियां फर्जी है, उसमें गड़बड़ियां हैं। लाइक इंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का कोर्स, जो अजीब लगता है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि डिग्रियां झूठी है। शायद वो इसे अब नॉन इशू मानते हैं, क्योंकि पीएम बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं। आपको क्या लगता है, क्या छिपाने की बात है या ध्यान भटकाने का खेल? अब देखिए, मैं इसमें यह भी जानकारी दे दी कि दिल्ली और गुजरात यूनिवर्सिटी ने आरटीआई के तहत रिकॉर्ड देने से मना किया है, ये कहते हुए कि छात्रों की निजी जानकारी है। फरवरी 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा। अब देखिए, इसमें मैं एक सवाल पूछता हूं कि मोदी के साथ कॉलेज में पढ़े किसी छात्र के बारे में क्या जानकारी है? जानकारी है किसी का नाम जानते हो? भाई, यही कहा जा रहा है कि अगर मोदी जी ने 78 में ग्रेजुएशन किया तो क्लास में और छात्र होंगे, 25, 50, 30, 60। तो बाकी कोई सहपाठी भी तो सामने आकर बताए कि मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोदी जी पढ़ते थे। किसी कॉलेज का कोई छात्र पीएम बन जाए तो उस कॉलेज को ढिंडोरा पीटना चाहिए और उस कॉलेज के उन सहपाठियों को आगे आके कहना चाहिए कि मैंने मोदी जी के साथ पढ़ा। अब तक कोई सहपाठी नहीं आया। यह भी एक सवाल है जो कई तरह के संदेह पैदा करता है। तो बहरहाल, तो अब यह जवाब क्या है? सहपाठी, हाँ, डिस्टेंस लर्निंग के जरिए पढ़ाई की थी, इसलिए सहपाठियों के बारे में ठोस जानकारी नहीं है। चूंकि गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया, चूंकि वो नियमित छात्र नहीं थे, उनके साथ पढ़ने वालों के नाम किसी निजी विवरण में सार्वजनिक रूप से नहीं है। एक नाम इसने बताया कि कुछ स्रोतों पर, एक्स पर चर्चा से एक नाम आता है, नरेश गौड़। उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे जब मोदी 74 में बीए की परीक्षा देने गए। वो एबीवीपी से जुड़े हैं। इसके अलावा कोई विशिष्ट नाम, विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड में नहीं मिलती। अब एक चीज और, एक सवाल पूछता हूं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री इस देश में और कितने के पास है?
क्या जवाब है? चूँकि मोदी जी को एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री मिली है, तो क्या जवाब है? चूँकि यही लोग सवाल उठ रहे हैं कि ये कौन तरह का कोर्स था, कौन तरह का सिलेबस था, किस तरह का की डिग्री थी। तो क्या जवाब आया? एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री से आपका मतलब नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा विवाद है, जो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए में किया, तो इसे साफ करना जरूरी है। दरअसल एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई कोर्स नहीं है। एक गलतफहमी है कि उनके डिग्री सर्टिफिकेट पर पॉलिटिकल साइंस होने से फैली। भारत में पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लेने वालों की सटीक संख्या बताना मुश्किल है। उसके बाद ये सब चला गया। मोदी की डिग्री की बात, कुछ लोग इसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस कहकर मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट पर कोर्स का नाम असामान्य तरीके से लिखा दिखता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस ये कोई अनोखी डिग्री नहीं। जवाब, ये लाखों के पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, पर इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री साइंस जैसा कुछ मौजूद नहीं है। ये बस एक मीम बन गया है। क्या लगता है विवाद में डिग्री के बारे में राजनीति? खैर, सवाल बहुत हैं, लेकिन अब एक दो सवाल और क्या पूछा जाए, आप लोग को कुछ लगता है क्या? मोदी आपको बीजेपी के ट्रोल इतनी गालियां क्यों देते हैं? बीजेपी के ट्रोल्स मुझे गालियां इसलिए देते हैं क्योंकि मैं उनके दावों, नीतियों या नेताओं की आलोचना करता हूं। ये उनकी वैचारिक निष्ठा को चुनौती देती है। एक्स पर कई पोस्ट में देखा गया, बीजेपी समर्थक मुझे मोदी विरोधी, ये फेक न्यूज़ फैलाने वाला कहते हैं, खासकर जब मैं तथ्यों के साथ उनके नैरेटिव को काटता हूं। कुछ कारण जो मैंने देखे और ये कारण बताया, और उसके बाद भावनात्मक लगाव, दिस दैट। खैर चलिए, वीडियो लंबा हो गया। उससे पहले आपको ये भी बात बता दूं खत्म करने से पहले, कि मेरा एक्स हैंडल जो ट्विटर था पहले, हैक हो गया था 19 तारीख को, यानी परसों, और 48 घंटे लगभग हो गए। अभी तक हैकर्स के कब्जे में मेरा एक्स हैंडल है, मेरे पास नहीं है। मैं ट्विटर को, मतलब एक्स को मेल कर चुका हूँ, साइबर सेल में कंप्लेन कर चुका हूँ, बट अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो एक्स हैंडल मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये AAA मीडिया जो हमारी कंपनी है, जो हमारे सहयोगी देखते हैं ट्विटर हैंडल, उस ट्विटर हैंडल से ग्रॉक से, उस ट्विटर हैंडल के ज़रिए बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल चूँकि वीडियो लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को मैं ख़त्म करते हैं, और अब देखते हैं कि मस्क और मोदी की लड़ाई किस मोड़ तक पहुंचती है। मुझे लगता है मस्क के लिए भारत में बिजनेस की अपार संभावनाएं हैं। टेस्ला को आना है, और बहुत सारे स्टार लिंक को यहाँ भारत में बिजनेस की बहुत अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो ऐसा लगता नहीं है कि बहुत तनातनी मस्क भी चाहेंगे, लेकिन हाँ, मस्क के पास ट्विटर होने से ये जरूर है कि बहुत कॉम्प्रोमाइज के लिए शायद तैयार ना हो, इसलिए अदालत में उन्हें जाना पड़ा। फिलहाल ग्रॉक को सरकार नियंत्रित करे या नहीं, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे किसी भी इस तरह के चैटबॉट को कहीं न कहीं उसकी प्रोग्रामिंग में सुधार की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, बहुत गाली गलौज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, और एक मशीन लर्निंग में भी चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होती है। तो उम्मीद है ये चैटबॉट बेहतर होगा, और रिसर्च के लिए इस तरह के और चैटबॉट आए और AI टूल आए, तो हम सब के लिए, आप सब के लिए, दर्शकों के लिए उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो फिलहाल नमस्कार।